ट्वेल्थ फिजिक्स में डेरिवेशन सीरीज के अंतर्गत आज हम एक समान रूप से पतले गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन करेंगे। यानी आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि अगर हमारे पास कोई गोलीय कोष है, उस गोली कोष के अंदर, उस गोली कोष के पृष्ठ पर और उस गोली कोष के बाहर अगर हम किन्हीं बिंदुओं को लेते हैं, उन बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। हमें लगता है कि गोली कोष या खोखला गोला क्या एक ही है? नहीं, गोली कोष हम उसे कहते हैं जिसकी कोई मोटाई नहीं है। जैसे साबुन का बुलबुला है, पानी का बुलबुला है, तो वो कहलाएगा हमारा गोलीय कोष। यानी जो गोला बना हुआ है, खोखला गोला है, उसकी जो मोटाई है परत की वो ना हो, तो उसे हम कहते हैं गोलीय कोष। खोखला गोला क्या है? खोखले गोले में क्या होता है, जो परत है उसकी मोटाई होती है। जैसे हमारे पास कोई फुटबॉल है तो वो कहलाएगा हमारा खोखला गोला। यहाँ पर ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, गोलीय कोष जिसको हम कहते हैं स्फेरिकल सेल वो अलग चीज़ है और खोखला गोला वो अलग चीज़ है। यहाँ कोष जो है हम उसके लिए निकालेंगे। तो देखिए, इस डेरिवेशन को करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो डेरिवेशन है ठीक वैसे ही है जैसे हम लोगों ने पहले किया था। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकाली थी, E इक्वल टू निकला था KQ/R²। 100% उसी पर बेस्ड है ये। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो आज के केस में हम किसी पतले गोली कोष के कारण उसके अंदर एक बिंदु मान लेंगे, उस पर एक बिंदु हम उसकी सतह पर यानी पृष्ठ पर मान लेंगे, उस पर, और एक बिंदु हम उससे बाहर लेंगे। यानी 3 बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालेंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये लॉन्ग में आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन है और इस पर न्यूमेरिकल भी आता है। चलिए इसको हम समझते हैं। हेडिंग लगा रखी है मैंने, एक समान पतले गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी हमारा जो टारगेट है पतला गोली कोष होगा, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वो भी 3 कंडीशन में। एक बार उसके अंदर, दूसरे में उसके पृष्ठ पर, तीसरे केस में उसके बाहर। तो देखिए मैंने यहाँ पर डायग्राम बना दिया है थोड़ा सा। ये हमारा कोई गोलीय कोष है, ये इसकी त्रिज्या है R, O इसका केंद्र है। यानी हमारा जो गोली कोष है वो ये है, ये इसकी त्रिज्या स्मॉल r। अब इस गोली कोष के अंदर हमने एक बिंदु A माना है, हमें इस A बिंदु पर तीव्रता बतानी है। इस गोली कोष के पृष्ठ पर हमने बिंदु B माना है, इस B बिंदु पर तीव्रता बतानी है। और इसके बाहर एक बिंदु C माना है, इस C बिंदु पर तीव्रता बतानी है। यानी आंतरिक बिंदु हो गया A, पृष्ठ पर बिंदु हो गया B और जो बाहरी बिंदु है C। इन तीनों बिंदुओं पर इस गोली कोष के कारण कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने इस थ्योरी को ये लिख दिया आपके सामने। माना स्मॉल r त्रिज्या का एक पतला गोली कोष है, ये है, माना स्मॉल r त्रिज्या का एक पतला गोली कोष है। अब क्या किया है, गोली कोष को Q आवेश देने पर, सुने इधर, हमने क्या किया है, इस गोली कोष को, इस गोली कोष को प्लस Q आवेश दिया है। इस गोली कोष को Q आवेश दिया है। जब भी हम किसी खोखले गोले को या गोली कोष को आवेश देते हैं तो आवेश उसकी बाहरी सतह जो है, आउटर सरफेस है, इस पर एक समान रूप से फैल जाता है। यानी हमने वही लिखा है, कोष को प्लस Q आवेश देने पर कोष पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, मतलब फैल जाता है। तो जैसे ही हमने इस गोली कोष को Q आवेश दिया है, ये Q आवेश इस पृष्ठ की सतह पर यानी गोली कोष पर एक समान रूप से फैल जाएगा इस तरह से। अब जब ये फैल जाएगा, इसको कह रहे हैं एक समान रूप से वितरित हो गया या फैल गया, पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल गया। जब आवेश ये फैल गया है, अब इसकी वजह से जो आवेश इसके पृष्ठ पर वितरित हो गया है, बिखर गया है, इसकी वजह से हमें बिंदु A पर, बिंदु B पर और बिंदु C पर तीव्रता बतानी है। वही देखो मैंने लास्ट में यहाँ पे लिख दिया है, कोष के आंतरिक बिंदु A, पृष्ठ पर बिंदु B तथा बाहर बिंदु C पर तीव्रताएं ज्ञात करनी है। मतलब 3 तीव्रताएं बतानी है, आंतरिक बिंदु A पर, पृष्ठ पर बिंदु B पर और बाहरी बिंदु C पर। और ये जो डेरिवेशन हम कर रहे हैं वो गॉस के अनुप्रयोग के अंतर्गत है, यानी एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम के अंतर्गत आता है ये। तो हम इसमें गॉस थ्योरम का यूज करेंगे इस A बिंदु पर, B बिंदु पर और C बिंदु पर, तीनों पर तीव्रताएं निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं बिंदु A पर, फिर हम निकालेंगे बिंदु B पर,
फिर हम निकालेंगे बिंदु सी पर। तो देखिए पहले हम इसकी बात कर रहे हैं, हम बिंदु ए पर निकालेंगे। जब भी हम किसी खोखले गोले को आवेश देते हैं या किसी गोली कोष को आवेश देते हैं तो आवेश केवल और केवल उसकी बाहरी पृष्ठ पर फैलता है। जैसे ये कोई गोला हो तो आवेश इसकी पूरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, फैल जाएगा, उसके अंदर आवेश नहीं जा रहा है। आप देख रहे हैं जब अंदर आवेश जाएगा नहीं तो इस गोले के अंदर पूरे में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी बहुत आता है कि किसी खोखले गोले के आंतरिक बिंदु पर या उसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो उसका आंसर होता है 0। कैसे होती है इसको हम देखो यहाँ समझते हैं। तो पहले पार्ट में गोली कोष के अंदर जो हमारा बिंदु ए है इस पर हमें तीव्रता बतानी है, इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, यानी ए बिंदु पर तीव्रता यानी यहाँ बतानी। और कैसे बतानी है, गॉस की प्रमेय से या गॉस के नियम से। तो चलिए हम यहाँ पर लगा रहे हैं गॉस की प्रमेय, देखें क्या आता है। गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, तो जब हम गॉस की प्रमेय लगाएंगे तो गॉस की प्रमेय हम लोगों ने पढ़ रखी है, फाई ई इक्वल टू मेरा होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए फाई ई का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, फ्लक्स का फॉर्मूला जो होता है डेफिनेशंस की, फाई ई इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। देखिए एलएचएस में फ्लक्स का फॉर्मूला लगा देंगे तो यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू। अब यहाँ देखिए क्यू। अब मुझे ये बताइए आंतरिक बिंदु ए पर क्या कोई आवेश है अंदर? अंदर आवेश 0 है। क्यों 0 है? जब भी हम किसी खोखले गोले या गोली कोष को आवेश देते हैं तो आवेश केवल उसकी बाहरी सतह पर, उसके बाहरी सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। जब अंदर आवेश ही नहीं है, आवेश केवल उसकी बाहरी सतह पर, इस पूरे कोष के अंदर आवेश है ही नहीं। जब आवेश है नहीं तो इसका मतलब यहाँ पर चार्ज की वैल्यू है 0, आवेश 0 है और अपॉन है मेरा एप्सिलॉन नॉट। 0 में हम किसी संख्या से भाग देते हैं, वैसे एप्सिलॉन नॉट का मान होगा यहाँ पर 8.85 गुणा 10⁻⁻12। तो जब हम उससे भाग देंगे तो 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो कुल मिला के यहाँ पर आएगा मेरा 0, और यहाँ पर इंटीग्रेशन जब इसका करेंगे ई डी ए कॉस थीटा, थीटा 0 लगाते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर कहने का मतलब जो हमारा वैद्युत क्षेत्र ई है जिसको हम निकालना चाह रहे हैं वो किस बिंदु पर, ए बिंदु पर, वो हमारा कितना होगा 0। यानी हमें पता चल गया कि गोली कोष के अंदर कहीं भी आप बिंदु मान लें, आप बिंदु यहाँ मान लें, चाहे यहाँ मान लें, चाहे यहाँ मान लें, हमने यहाँ माना है, तो आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी 0। इसको तो हमने बड़ी आसानी से जनरल निकाल लिया। अब हमारा दूसरा टारगेट ये है, अब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके पृष्ठ पर, ये बिंदु पड़ रहा है बी, इस पर निकालेंगे। ये जो बी बिंदु है वो इस गोले की पृष्ठ पर है, जो गोलीय कोष है इस गोली कोष के पृष्ठ पर है, इस पर बतानी है। फिर हमें तीसरे केस में इस बाहर बिंदु सी पर बतानी है। अब देखिए जब भी हम गॉस की प्रमेय लगाते हैं, क्या लगाते हैं, गॉस की प्रमेय, तो जो हमारा आवेश है, जो चार्ज है, वो बंद होना चाहिए, बाउंड होना चाहिए। तो अब हम करेंगे क्या, इस बी बिंदु के चारों ओर जो हमारा ये आवेश वितरित है, इसके चारों ओर एक और गोले की कल्पना कर लेंगे, इसको हम कहेंगे गॉसियन गोला। ये बिल्कुल इसके ऊपरी भाग पर ही होगा जस्ट। अब हम थोड़ा बड़ा इसलिए बना रहे हैं ताकि दिख जाए, जो आवेश है वो इसके अंदर आ जाए। वैसे यहाँ पे अंतर नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत ही पतला गोली कोष है। तो जब भी हम गॉस की प्रमेय लगाते हैं तो गॉस की प्रमेय तभी लगती है जो आवेश है हमारा वो बंद होना चाहिए, बाउंड होना चाहिए। गॉस की प्रमेय यही कहती है। तो हमने इस आवेश को जो इसकी सतह पर बिखरा हुआ है, इसको घेरने के लिए इसके चारों ओर एक गोले की कल्पना कर ली, जिसको हम कह रहे हैं गॉसियन गोला। क्या कह रहे हैं, गॉसियन गोला। अब इस गोले के अंदर देखिए, इसके सरफेस पर जो भी चार्ज फैला हुआ है वो इसके अंदर आ गया। जब इसके अंदर आ गया अब तभी हम इसमें गॉस की प्रमेय लगा सकते हैं। अब यहाँ पर ये गैप नहीं है, ये बिल्कुल जस्ट इसके ऊपरी भाग पर ही है। तो जो इस गोले की त्रिज्या होगी वही इसकी होगी। तो कहने का मतलब है इसकी हमने कल्पना की, जिसको हम कह रहे हैं गॉसियन गोला। देखो मैंने आगे ये लिखा है, माना गोली कोष के चारों ओर एक स्मॉल आर त्रिज्या के गॉसियन गोले की कल्पना की। वो गॉसियन गोला यही है जो डॉटेड हमने बनाया है। अब इसकी त्रिज्या मूल गोले की और इसकी गोली कोष की और इसकी सेम ही है। क्यों सेम है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो इसके जस्ट ऊपरी परत पर है। तो इस कहने का मतलब है इस गोले के लिए भी त्रिज्या हमारी काम करेगी, ये वाली आर।
अब गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, ए इज इक्वल टू मेरा सूत्र होता है 4 पाई, इसकी त्रिज्या भी r है तो इसकी भी r स्क्वायर हो जाएगा। देखिए जो त्रिज्या इसकी है वही इसकी होगी। अब ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल जस्ट उसकी ऊपरी सतह पर ही उससे सटा हुआ है, तो जो त्रिज्या हमारी गोली कोस की है वही इस गॉसियन गोले की भी है। तो इस गॉसियन गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया मेरा 4 पाई r स्क्वायर। अब हम गॉस की प्रमेय लगाते हैं। गॉस की प्रमेय हम तब लगाते हैं जब हमारा आवेश बाउंड होना चाहिए, बंद होना चाहिए। हमने आवेश को घेर दिया इस गॉसियन गोले से जिसकी भी त्रिज्या स्मॉल r है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर गौर करें, यहाँ पर पूरे भाग का, इस गोले के पूरे भाग का जो क्षेत्रफल है वो है हमारा a। इसका हमने छोटा सा भाग ले लिया, ये जैसे हम लोग पहले मानते आए हैं, तो हमने क्या किया, इसका छोटा सा भाग ले लिया, ये सूक्ष्म भाग ले लिया इसके क्षेत्रफल का ये। अब पूरा क्षेत्रफल है मेरा a, तो इस सूक्ष्म क्षेत्रफल को हम लोग बोलेंगे dA, यानी क्षेत्रफल का छोटा सा अवयव है, उसका छोटा सा टुकड़ा है, छोटा सा खंड है, छोटा सा भाग है। अब आप यहाँ देखें, यहाँ पर आवेश रखा हुआ है Q इसकी सतह पर, और इस B बिंदु पर हमें तीव्रता पता करनी है, तो तीव्रता की दिशा धनात्मक आवेश से दूर की ओर होगी। यानी इस केस में यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होगी वो इधर की ओर होगी, ई वेक्टर की जो दिशा है वो इधर की ओर होगी, धनात्मक आवेश से दूर की ओर। और ये जो है हमारा सूक्ष्म खंड या सूक्ष्म अवयव क्षेत्रफल का, इसका हम कह रहे हैं dA का मतलब सूक्ष्म क्षेत्रफल है ये। अगर हम इसकी दिशा देखें तो इसकी भी दिशा होगी तल के लंबवत, यानी इसकी जो दिशा होगी वो भी इधर होगी तल के लंबवत। तो कहने का मतलब जो हमारा क्षेत्रफल सदिश है dA वेक्टर, वो भी हमारा इसी दिशा में है जिधर हमारा E वेक्टर है। अब आप ये देखिए, जिधर हमारा E वेक्टर है उधर ही dA वेक्टर है। तो कहने का मतलब E वेक्टर और dA वेक्टर, इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा थीटा इक्वल टू वो बनेगा मेरा 0 डिग्री। कितना बनेगा? 0 डिग्री। सेम टू सेम वही डेरिवेशन है, किसी बिंदु आवेश काट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, वही कॉन्सेप्ट है। हमारे सारे डेरिवेशन एक ही कॉन्सेप्ट पर है, ये विशेषता है इसमें। देखें यहाँ पर क्या किया है, इस B बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर की ओर होगी, धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश से दूर की ओर होती है, तो E वेक्टर इधर हो गया। अब हमारा जो सूक्ष्म खंड है dA, इसके हम क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर की बात करें, वो तल के लंबवत होता है, तल के लंबवत होने की वजह से वो भी इधर हो गया, तो E वेक्टर भी उधर है, dA वेक्टर भी उधर है। तो कहने का मतलब E वेक्टर और dA वेक्टर दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो मेरा कितना बन रहा है? 0 डिग्री बन रहा है। चलिए इसको कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर आ गए बिंदु B पर, जो है हमारा गोली कोश के पृष्ठ पर, यानी पृष्ठ पर जो बिंदु B है, इस B बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो भी कैसे? गॉस की नियम से, गॉस के नियम से। तो गॉस की प्रमेय, गॉस का नियम लगाएंगे। देखें गॉस की प्रमेय से, चलिए लगा रहे हैं गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या कहती है मेरी? गॉस की प्रमेय कहती है फाई ई, इन जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो अंदर रखे आवेश का 1/ε0 गुना होता है। लगा दिया। अब देखना, फाई का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, फ्लक्स का, फ्लक्स की डेफिनेशन से फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट dA वेक्टर, ये फ्लक्स का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे लगा देंगे LHS में। तो फ्लक्स का फॉर्मूला ई वेक्टर डॉट dA वेक्टर इज इक्वल टू, इधर चल रहा है RHS में, Q/ε0। अब यहाँ पर देखिए वेक्टर का फॉर्मूला बन गया A वेक्टर डॉट B वेक्टर, और A वेक्टर डॉट B वेक्टर का सूत्र हम लोग जानते हैं। A वेक्टर डॉट B वेक्टर का फॉर्मूला होता है AB cos थीटा। फर्स्ट ईयर की क्लास से 11 से हम लोग पढ़ते आए हैं, A डॉट B AB cos थीटा होता है। उसी आधार पर E डॉट DA, E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, ये हो जाएगा EDA cos थीटा। जब हमने इसको खोला ये हो गया मेरा EDA cos थीटा। सूत्र लगा दिया, जब A डॉट B AB cos थीटा होता है, उसी बेस पर E डॉट DA EDA cos थीटा हो गया। इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू Q, तो Q/ε0। अब थीटा क्या है? कोण किसके बीच का? E के और DA के बीच का। यहाँ पर देखिए E वेक्टर और DA वेक्टर, E और DA के बीच में थीटा कितना बन रहा है मेरा? 0। जब दो वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो उनके बीच में कोण 0 बनता है। तो इस केस में हम कोण यहाँ पर 0 लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा? EDA यहाँ पर आ जाएगा cos 0 इज इक्वल टू Q/ε0। और देखिए हम तो यहाँ पर सारा कुछ लिख देते हैं। cos 0 की वैल्यू मेरी होती है 1, तो cos 0 की वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रेशन EDA cos 0 की वैल्यू लगाई मैंने इंटू 1, cos 0 की वैल्यू 1,
और इजुकल टू ये चल रहा है मेरा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 1 का जब गुणा करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें, तो ये आ जाएगा EDA और इजुकल टू आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर वही कहानी जो हम लोग करते आए हैं, E यहाँ पे कांस्टेंट होगा, यानी बिंदु B पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमारी एक जैसी होगी, एक समान है। एक समान क्यों होगी, देखें यहाँ पर एक समान इसलिए होगी जो दूरी या डिस्टेंस सबके लिए आवेश का मान समान है, Q है पूरे के लिए, और सबके लिए कूलम्ब कांस्टेंट सेम है। तो यानी ये B बिंदु आप पृष्ठ पर कहीं भी मान लें, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक, तो सबके लिए जो डिस्टेंस है केंद्र की वो बराबर है, कितनी है, R। तो कहने का मतलब जो E है हमारा वो कांस्टेंट है। यहाँ पर कोई चीज़ कांस्टेंट या नियतांक होता है तो उसको हम समाकलन से बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा चूँकि E का मान नियत है। जितने भी डेरिवेशन है हमारे सिलेबस में वो एक समान वैद्युत क्षेत्र पे ही है ज़्यादातर, फिलहाल यहाँ पर कांस्टेंट है ये। E का मान नियत है, नियत का मतलब वो कांस्टेंट है, वो नियतांक है। अब कोई चीज़ जब कांस्टेंट होती है तो उसको हम समाकलन से बाहर खींच लेते हैं, तो समाकलन से बाहर लिख दिया, इस E को पहले हमने लिख दिया, यानी यहाँ हो गया E समाकलन से पहले लिख दिया, यहाँ बचा ओनली मेरा DA और इजुकल टू इधर चल रहा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखें इधर, इसके बाद आप यहाँ आ जाएंगे, ये E तो E इंटू, अब देखिए ये हमारा समाकलन है और ये अवकलन है। D मतलब डिफरेंशिएशन, ये इंटीग्रेशन है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। समाकलन से अवकलन खत्म हो जाएगा तो DA का समाकलन ओनली A रह जाएगा। यहाँ पर dx होता तो ओनली x रह जाता, dy होता तो y हो जाता। उसी आधार पर यहाँ पर DA है तो ये समाकलन अवकलन को खत्म कर देगा, तो यहाँ पर ओनली A बचेगा। तो यानी A इजुकल टू RHS में चल रहा है, क्या चल रहा है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब A हम लोग जानते हैं, इस A है इस संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, A का मान कितना है 4 पाई R स्क्वायर। इस गोली की त्रिज्या कितनी है, इसकी भी स्मॉल r है, तो इसका क्षेत्रफल लगा दिया यहाँ पर E, तो E इंटू एरिया का सूत्र 4 पाई R स्क्वायर इजुकल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए 4 पाई R स्क्वायर हमारा गुणा में पक्षांतर कर देंगे, भाग में आ जाएगा E इजुकल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो लिखा ही है। हम क्या किए, 4 पाई R स्क्वायर गुणा में था, हमने इसको भाग में कर दिया 4 पाई R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ थोड़ा चेंज कर रहे हैं, आंसर है इसके बाद इसका। अब हमने क्या किया है, देखें इसको ऐसे लिख दिया 1 अपॉन 4 पाई को एप्सिलॉन नॉट के साथ लिख दिया, इसको लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू अंश में है हमारा Q और हर में क्या है हमारा R स्क्वायर। तो देखिए ये हमारा सूत्र निकल के आ गया। तो बिंदु B पर, किस पर निकाल रहे हैं, ये बिंदु B पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले, वो हमारी निकल के आई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इसमें कुछ नहीं किया, हमने 4 पाई को एप्सिलॉन नॉट के साथ लिख दिया, Q ये लिखा है, R स्क्वायर ये लिखा है। अब इसको हम K कहते हैं, मतलब कूलम्ब कांस्टेंट, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं E इक्वल टू, ये कूलम्ब कांस्टेंट का मान है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K कूलम्ब कांस्टेंट स्मॉल k होता है, K Q अपॉन R स्क्वायर। देखिए ये तो वही सूत्र आ गया, किसी बिंदु आवेशकार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर। तो देखिए हमने यहाँ पर जो बिंदु हमारे इस पृष्ठ पर था, उसकी सतह पर था, जस्ट सरफेस पर ही था, जो बिंदु उसकी सतह पर ही के ऊपर था, इस B बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकल के आई, E इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर। अभी तक हमें 2 जवाब मिल गए हैं। उसके आंतरिक बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है और पृष्ठ पर जो बिंदु B है उस पर तीव्रता है हमारी K Q अपॉन R स्क्वायर। अब जो बिंदु हमारा C है वो इस गोलीय कोश के बाहर है, यहाँ पर है, तो इस बिंदु C पर निकालेंगे। जब बिंदु C पर निकालेंगे तो फिर वही कहानी है, सेम टू सेम यही वाला है पूरा डिक्टो। अब देखिए यहाँ पर जब हम निकालेंगे, देखें बिंदु C पर, तो यहाँ से ये इसका केंद्र है और ये केंद्र दोनों के लिए कॉमन है, तो इसको हम संकेंद्री गोला बोल सकते हैं। तो हमने क्या किया, बिंदु C पर तीव्रता निकालने के लिए अब यहाँ पर हम गॉस की प्रमेय लगाएंगे। अब गॉस की प्रमेय लगाने के लिए जो आवेश हमारा सतह पर ये बिखरा हुआ है, इसको हमने क्या किया, घेर दिया एक गोले से। ये भी गॉसियन गोला है, ये गॉसियन गोला है। अब इसकी त्रिज्या हमने यहाँ पर ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, इस त्रिज्या को मान लिया हमने कैपिटल R। क्या मान लिया, कैपिटल R। ये भी क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक मेरी कैपिटल R। अब गौर करें,
हमने क्या किया है, इस बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए यहाँ पे हम गॉस की प्रमेय लगाएंगे। जब गॉस की प्रमेय लगाएंगे तो आवेश जो है हमारा ये वाला जो इसकी सतह पर बिखरा हुआ है क्यू आवेश, वो परिबद्ध होना चाहिए, घिरा होना चाहिए। अब घिरे होने की वजह से ये बिंदु सी हमने यहाँ माना है, यहाँ भी मान सकते हैं आप, यहाँ भी मान सकते हैं, यहाँ भी, कहीं भी मान सकते हैं। उसके पृष्ठ पर यानी बाहर होना चाहिए, गोले के बाहर कहीं भी होना चाहिए। अब बिंदु सी बाहर है, अब हमें गॉस की प्रमेय लगानी है। गॉस की प्रमेय लगानी है तो आवेश बंद होना चाहिए, परिबद्ध होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इस सी बिंदु के चारों ओर यहाँ पर कैपिटल आर त्रिज्या के एक और गॉसियन गोले की कल्पना कर ली जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। देखें मैंने यहाँ फिर लास्ट में लिखा हुआ है एक बार फिर, बिंदु सी के परतः आर त्रिज्या के एक और गॉसियन गोले की कल्पना की, ये कर ली। अब देखिए बिंदु सी हम यहाँ के बजाय यहाँ मान ले रहे हैं ताकि यहाँ डायग्राम में दिक्कत ना हो, कहीं भी मान सकते हैं। तो हमने क्या किया, बिंदु सी यहाँ मान लिया, बिंदु सी को जो माना है हमने यहाँ माना। आप कहीं भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर थोड़ा जगह कम थी इस वजह से हमने यहाँ के बजाय यहाँ मान लिया, यहाँ के बजाय यहाँ मान लिया। आप यहाँ मान सकते हैं, यहाँ मान सकते हैं, यहाँ मान। अब देखिए बिंदु सी पर बतानी है तीव्रता। अब बिंदु सी पर तीव्रता बताएंगे, जरूर बताएंगे। कैसे बताएंगे, तो हम पहले अपने कंसेप्ट लगाते हैं। अब देखिए इस पूरे गोले का जो हमारा बड़ा वाला गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, जो गोला है गॉसियन गोला जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, इस बड़े वाले गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल ए इक्वल टू, सूत्र वही होगा संपूर्ण गोले पृष्ठ का 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई, लेकिन बड़े वाले गोले की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। बड़े गोले का संपूर्ण गोली पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा 4 पाई आर स्क्वायर, छोटे वाले में स्मॉल आर थी, बड़े वाले में कैपिटल आर है। सेम टू सेम यही वाला करने वाले हैं, ये समझ ले आप। अब बिंदु सी ये है। अब बिंदु सी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो धनात्मक आवेश से दूर की ओर होती है, धनात्मक आवेश से दूर की ओर। अब धनात्मक आवेश इसकी पृष्ठ पर फैला हुआ है, अब आवेश यहाँ भी है प्लस, अब धनात्मक आवेश से दूर की ओर मतलब इधर की ओर हो, इधर की ओर, यानी इस बिंदु पर जो बिंदु हमारा सी है, बिंदु सी पर तीव्रता की दिशा ई वेक्टर वो होगा, वो हमारी तरफ होगा, इधर की ओर। और एक बात, इस पूरे गोलीय कोश का जो हमारा गॉसियन गोला है इसका क्षेत्रफल है ए, जो गॉसियन गोला उसका क्षेत्रफल है ए का मान है 4 पाई आर स्क्वायर। हमने क्या किया, ये तो इसका पूरा संपूर्ण क्षेत्रफल हो गया, हमने इसका छोटा सा अवयव ले लिया, क्षेत्रफल का छोटा सा अवयव ये वाला, इसको फिर हम बोल रहे हैं ये सूक्ष्म भाग है, तो ये क्षेत्रफल का सूक्ष्म अवयव हो गया मेरा डी ए। अब इसकी दिशा किधर होगी, ये तो क्षेत्रफल छोटा सा भाग हो गया, क्षेत्रफल का छोटा सा टुकड़ा, इसे कहते हैं क्षेत्रफल अवयव। क्षेत्रफल का छोटा सा हिस्सा, पूरा क्षेत्रफल है ए, उसका छोटा सा टुकड़ा डी ए, इतना सा। अब इस पर हम क्षेत्रफल सदिश की बात करें तो क्षेत्रफल सदिश हमेशा तल के लंबवत होता है। तो इस सी बिंदु पर, ये सी बिंदु है यहीं पे है, इस सी बिंदु पर जो क्षेत्रफल सदिश है उसकी भी दिशा तल के लंबवत, यानी वो भी इधर होगी। अब आप ये देखिए ई वेक्टर भी इधर है और जिसको हम कह रहे हैं डी ए वेक्टर, अब हमारा ये क्षेत्रफल सदिश बन गया। क्षेत्रफल किस दिशा में है, तो हमारा ये एरिया वेक्टर बन गया। एरिया वेक्टर हमेशा तल के लंबवत होता है, यहाँ पर तल के लंबवत होने की वजह से अब आप ये देखिए ये डी ए वेक्टर ये इधर है और ई वेक्टर वो भी इधर है। तो इस केस में भी हमें दिख रहा है ई वेक्टर डी ए वेक्टर दोनों एक ही दिशा में है, तो इस केस में भी इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो हमारा कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। जैसे यहाँ 0 डिग्री बन रहा था वैसे यहाँ 0 डिग्री बन रहा है। तो चलिए कर रहे हैं, अब हमें पता चल गया ई वेक्टर और डी ए वेक्टर दोनों के बीच में जो कोण है वो हमारा 0 डिग्री है। अब हमें बिंदु सी जो हमारा इस गोलीय कोश के बाहर है इस पर तीव्रता निकालते हैं, देखें कितनी आएगी, सेम टू सेम यही आता है। तो अब हम करेंगे यहाँ पर बिंदु सी पर गोलीय कोश के बाहर जो है यहाँ पर तीव्रता निकालेंगे, कैसे, गॉस की प्रमेय से। तो लगा रहे हैं गॉस की प्रमेय, देखिए सेम टू सेम यही है, रिवीजन समझ लें आप, गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है, अब हम थोड़ा फास्ट कर देंगे। गॉस की प्रमेय कहती है मेरा जो वैद्युत फ्लक्स है फाई इज इक्वल टू होता है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स की डेफिनेशन से हम लोग फ्लक्स का फॉर्मूला जानते हैं, फ्लक्स का फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो यहाँ पे लगा दिया, देखें फाई इसका जगह ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ चल रहा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ देखिए फॉर ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, जो यहाँ पर बना था ई डॉट डी ए कॉस थीटा, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है, उसी आधार पर सेम टू सेम है। तो यहाँ भी बन जाएगा हमारा ई डी ए कॉस थीटा और इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब कॉस थीटा, थीटा का मान लगा देंगे, इंटीग्रेशन
ई डी ए थीटा कॉस। अब देखिए इन दोनों के बीच में यहाँ पर थीटा किसके बीच का कोण है, थीटा कोण है ई और डी ए के बीच का, ई और डी ए का बीच का कोण है। तो यहाँ पर देखिए ई वेक्टर भी इधर है और डी ए वेक्टर भी इधर है, दोनों के बीच में कोण कितना बनना है, 0। सेम टू सेम वही है, तो कॉस 0 मान लगा दिए कोण का, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कॉस 0 का मान 1 होता है, ई डी ए कॉस 0 का मान 1 और इक्वल टू यहाँ पर चल रहा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ आ जाएगा मेरा ई डी ए और इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर वही कहानी, जो हमारा ई है, जो वैद्युत क्षेत्र है, वो हमारा कांस्टेंट होगा, बिंदु सी आप कहीं भी ले लें इस गोलीय पृष्ठ पर, कांस्टेंट होने की वजह से हम ई को बाहर करते हैं, सेम टू सेम वही है, चूंकि ई का मान नियत है। अब कोई चीज़ कांस्टेंट होती है तो ये रूल है समाकलन का, उसको हम समाकलन से पहले लिखते हैं, बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट टर्म है ई इंटीग्रेशन और अंदर रह गया ओनली मेरा डी ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये समाकलन खत्म हो गए, यानी आप इसके बाद यहाँ आ जाएंगे, इसके बाद यहाँ समाकलन खत्म हो गया, यानी यहाँ बचेगा ओनली मेरा ई इंटू, देखिए ये समाकलन खत्म हो जाएगा, ओनली ए बचेगा, ई इंटू ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए का मान लगाएंगे इंटू ए। अब देखिए जो ए है वो हमारा इस गॉसियन गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ए इक्वल टू बड़े वाले के लिए 4 पाई, त्रिज्या भी बड़ी आर है तो पुट कर देंगे यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई आर स्क्वायर को उधर भेज देंगे, पक्षांतर कर देंगे, इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो लिखा था इंटू 4 पाई स्क्वायर गुणा में भाग में आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब फिर वही कहानी है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वो हम एक साथ लिख देंगे, तो ई इक्वल टू ये आ गया मेरा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमने क्या किया, 4 पाई को एप्सिलॉन नॉट के साथ लिख दिया और इनटू ये क्या लिखा मेरा क्यू अपॉन, यहाँ पे क्या चल रहा है कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये आ गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी गोलीय कोश के बाहर, इसको हम लोग के ले सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आप ये देखिए बिंदु सी जो हमारा गोलीय कोश, इस गोलीय कोश के बाहर है, इस पर भी तीव्रता कितनी आ गई, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है, ये सूत्र देखिए क्या निकला है, ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ, ये जो आवेश इसके पृष्ठ पर बाहर फैला हुआ है, ये ठीक ऐसे व्यवहार करेगा जैसे ये आवेश इसके केंद्र पर रखा हो। केंद्र पर रखे होने की वजह से अगर यहाँ पर आवेश Q रखा हो और उससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, तो किसी बिंदु आवेश की वजह से तीव्रता का सूत्र कितना होता है, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर।